आज लालकिला पुणी थे पताका उत्तोलन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को गठन करते समय आजाद हिंद फौज गठन कर 21 अक्टोबर को स्वाधीनता दिवस रूप में पालन कर आज यह ऐतिहासिक दिन 75 वर्ष पूरण करुवा नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रध्वज को उड़ाइबे। लालकिला भितर नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी 21 अक्टोबर में देश में पताका उड़ा तेरे जहाँकि बर्तमान उड़ा जाइए। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को गठन करते सही समय आजाद हिंद फौज गठन कर 21 अक्टोबर को स्वाधीनता दिवस रूप में पालन करा आज यही ऐतिहासिक दिन जितेबाला 75 वर्ष पूरण करुच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रध्वजा को उड़ाई। लालकिला भितर नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लालकिला रे पुणी थे पताका उत्तोलन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 अक्टोबर रे देश में पताका उड़ा जाइए। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को गठन करते सही समय आजाद हिंद फौज गठन कर 21 अक्टोबर को स्वाधीनता दिवस रूप में पालन करा तेणु आज जितेबाला से ऐतिहासिक दिन आसी ऐतिहासिक दिन 75 वर्ष पूरण करिछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रध्वजा को उड़ाई लालकिला भितर नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लालकिला पुणी थे पताका उत्तोलन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 अक्टोबर रे देश में पुणी थे पताका उड़ा एक सम्मान दिया जाएगा। तिरंगे की शान को बढ़ाने वाले हमारे पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान इसके हकदार होंगे। साथियों, देश का संतुलित विकास, समाज के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण का अवसर, राष्ट्र की प्रगति में उसकी भूमिका नेताजी के बृहद विजन का एक अहम हिस्सा था। नेताजी की अगुवाई में बनी आजाद हिंद सरकार ने भी पूर्वी भारत को भारत की आजादी का गेटवे बनाया था। अप्रैल 1944 में 1944 में कर्नल शौकत मलिक की अगुवाई में मणिपुर के मोइरांग में आजाद हिंद फौज ने तिरंगा फहराया था। ये भी हमारा दुर्भाग्य रहा है कैसे शौर्य को आजादी के आंदोलन में उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत के योगदान को उतना स्थान नहीं मिल पाया। विकास की दौड़ में भी देश का यह अहम अंग पीछे रह गया। आज मुझे संतोष होता है कि जिस पूर्वी भारत का महत्व सुभाष बाबू ने समझा, उसे वर्तमान सरकार भी उतना ही महत्व दे रही है, उसी दिशा में ले जा रही है। इस क्षेत्र को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए काम कर रही है। भाइयों और बहनों, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि देश के लिए नेताजी ने जो कुछ भी दिया उसको देश के सामने रखने का,
उनके दिखाए रास्तों पर चलने का मुझे बार बार अवसर मिला है। और इसलिए जब मुझे आज के इस आयोजन में आने का निमंत्रण मिला तो मुझे गुजरात के दिनों में नेता कार्यों की स्मृति भी ताजा हो गई। साथियों, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब 2009 में ऐतिहासिक हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन था। हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन की याद को हमने एक प्रकार से फिर जागृत किया था। उस अधिवेशन में जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, गुजरात लोगों ने नेताजी को कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद बैलगाड़ियों में बैठ करके बहुत बड़ा जुलूस निकाला था, वैसा ही यानी जो एक भव्य आयोजन किया गया था, ठीक वैसा ही दृश्य हमने दोबारा 2009 में वहीं पर खड़ा कर करके इतिहास को पुनर्जीवित किया था। भले वो कांग्रेस का अधिवेशन था, लेकिन वो इतिहास का पृष्ठ था, हमने उसको जी करके दिखाया था। साथियों, आजादी के लिए जो समर्पित हुए वो उनका सौभाग्य था। हम जैसे लोग जिन्हें ये अवसर नहीं मिला, हमारे पास देश के लिए जीने का, विकास के लिए समर्पित होने का हम सबके लिए रास्ता खुला पड़ा है। लाखों बलिदान देकर हम स्वराज तक पहुंचे हैं। अब हम सभी पर, 125 करोड़ भारतीयों पर इस स्वराज को सुराज के साथ बनाए रखने की चुनौती है। नेताजी ने कहा था, हथियारों की ताकत और खून की कीमत से तुम्हें आजादी प्राप्त करनी है। फिर जब भारत आजाद होगा तो देश के लिए तुम्हें स्थायी सेना बनानी होगी, जिसका काम होगा हमारी आजादी को हमेशा बनाए रखना। आज मैं कह सकता हूं कि भारत अब एक ऐसी सेना के निर्माण की तरफ बढ़ रहा है जिसका सपना नेताजी सुभाष बोस ने देखा था। जोश, जुनून और जज्बा, ये तो हमारी सैन्य परंपरा का हिस्सा रहा ही है। अब तकनीक और आधुनिक हथियारी शक्ति भी उसके साथ जोड़ी जा रही है। हमारी सैन्य ताकत हमेशा से आत्मरक्षा के लिए ही रही है और आगे भी रहेगी। हमें कभी किसी दूसरे की भूमि का लालच नहीं रहा। हमारा सदियों से इतिहास है, लेकिन भारत की संप्रभुता के लिए जो भी चुनौती बनेगा उसको 2 गुनी ताकत से जवाब मिलेगा। साथियों, सेना को सशक्त करने के लिए बीते 4 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को भारतीय सेना का हिस्सा बनाया जा रहा है। सेना की क्षमता हो या फिर बहादुर जवानों के जीवन को सुगम और सरल बनाने का काम हो, बड़े और कड़े फैसले लेने का साहस इस सरकार में है और ये आगे भी बरकरार रहेगा। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने तक का फैसला हमारी ही सरकार ने लिया है। यहां मौजूद अनेक पूर्व सैनिक इस बात के भी साक्षी हैं कि दशकों से चली आ रही 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक पूरा कर दिया है। इतना ही नहीं, करीब 11,000 करोड़ रुपए का एरियर भी पूर्व सैनिकों तक पहुंचाया जा चुका है, जिससे लाखों पूर्व सैनिकों को
लाभ मिला है। इसके साथ साथ 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर जो पेंशन तय की गई है वो भी ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने के बाद तय पेंशन के आधार पर बढ़ी है। यानी मोरे फौजी भाइयों को पेंशन पर डबल बोनांजा मिला है। ऐसे अनेक प्रयास पूर्व सैनिकों के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए किए गए हैं। इसके अलावा सैनिकों के शौर्य को भावी पीढ़ियां जान पाए, इसके लिए नेशनल वॉर म्यूजियम कार्य भी अब आखिरी चरण पर पहुंच चुका है। साथियों, कल यानी 22 अक्टूबर को रानी झांसी रेजिमेंट के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सशस्त्र सेना में महिलाओं की भी बराबरी की भागीदारी हो, इसकी नींव भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही रखी थी। देश की पहली सशस्त्र महिला रेजिमेंट भारत की समृद्ध परंपराओं के प्रति सुभाष बाबू के अगाध विश्वास का परिणाम था। तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए उन्होंने महिला सैनिकों की सलामी ली थी। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि नेताजी ने जो काम 75 वर्ष पहले शुरू किया था, उसको सही मायने में आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। इसी 15 अगस्त को मैंने यहीं लाल किले से एक बड़ा ऐलान किया था। मैंने कहा था कि सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह ही एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन दिया जाएगा। साथियों, ये सरकार के उन प्रयासों का विस्तार है जो बीते 4 वर्षों से उठाए गए हैं। मार्च 2016 में नेवी में महिलाओं को पायलट के रूप में इंडक्ट करने का फैसला लिया गया था। कुछ दिन पहले ही नौसेना की 6 जाबाज महिला अधिकारियों ने समंदर को जीतकर विश्व को भारत की नारी शक्ति का परिचय करवाया।